Hello dear all, this is Avinash Kishore, your avian sir present with the next topic of crash course. पहला टॉपिक में हमने सीखा था हीट 1, जिसमें कैलोरीमेट्री और ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में हमने क्वेश्चंस लिए, उसके थ्योरी के बारे में डिस्कस किया और रिलेट किया कि कैसे क्वेश्चंस थे, और जेईई एडवांस और मेंस दोनों के छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए थे, उससे रिलेट करके इस चैप्टर को एंड किया था। अब उसी ऑर्डर में अगला पार्ट जो मैं ले रहा हूँ वो है थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी, क्योंकि ये हीट का ही पार्ट है। एक्सपेंशन की बात इसमें होती है और साथ ही साथ कुछ ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है। तो पहले वीडियो में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया आप लोगों का, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। हमारी पूरी टीम मोटिवेटेड रहती है, आपके कमेंट से, आपके लाइक से, शेयरिंग से काफी बढ़िया रहता है एक एक चीज, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक से शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट हाफ जो होगी वो इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन की ही होगी, फिर सेकेंड हाफ जो होगी वो ग्रेविटेशन पे होगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। टू डिफरेंट वायर्स हैविंग लेंथ L1 and L2 and respective temperature coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2 are joined end to end. End to end join किया गया है। Then the effective temperature coefficient of the linear expansion is. Effective linear coefficient आपको बताना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें लिखा है कि आपको इफेक्टिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताना है ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इफेक्टिव, तो इफेक्टिव का क्या मतलब है? जैसे R इक्विवेलेंट होता था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? पूरी वैल्यू को बराबर लिख देते थे R इक्विवेलेंट के और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते थे। यहां भी वही काम होगा। क्या हो रहा है? एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो इसकी जो एक्सपेंशन है ये L1 और L2 जो है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 1 अल्फा 2 है। तो मान लो सॉल्यूशन, मान लो पहले वाले का एक्सपेंशन L1 डैश है और दूसरे वाले का एक्सपेंशन L2 डैश है, तो दोनों एंड टू एंड है ऐसे। तो वो जब वो एक्सपैंड होंगे तो इफेक्टिवली उसकी कितनी वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो दोनों को मैं ऐड करके लिख देता हूं। अब बताओ L1 का एक्सपेंशन क्या होगा, L1 का फाइनल लेंथ क्या होगा? तो ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होगा। और दूसरे वाले का क्या होगा? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, यही होगा। अब मुझे इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं। पहले एक्सपेंड कर लेता हूं इसमें L1 और इसको एक्सपेंड किया, यहां से L2 ले आया, ये हो गया L2, ठीक है। और इसमें L1 अल्फा 1 टी है, तो यहां पे आप लिखो L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है, प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब सुनो, अगर मुझे इफेक्टिवली इसको दिखाना है तो इसका मतलब ये कंप्लीट लेंथ मुझे कितने का अज्यूम करना पड़ेगा? L1 प्लस L2 का, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एक्सपेंशन हुई है इसको मुझे एक रॉड कंसिडर करना है। तो एक रॉड L1 प्लस L2 लेंथ का होगा, तो इसमें L1 प्लस L2 मुझे कॉमन लेना चाहिए, तभी ये बात बनेगी। तो L1 प्लस L2 मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ गया 1, और यहाँ क्या आएगा बोलो? यहाँ पे देखो डेल्टा टी अगर आप कॉमन लिए हो तो L1 अल्फा 1 L1 अल्फा 2 है, तो L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 में क्योंकि आपने कॉमन ले लिया है L1 प्लस L2, तो मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लेते हैं L1 प्लस L2 और डेल्टा टी यहाँ पे कॉमन है। समझ आया क्या कर रहा हूँ? मैंने यहाँ से डेल्टा टी पहले कॉमन लिया और क्योंकि L1 प्लस L2 दोनों से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें है नहीं, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब जरा इसको देखो ध्यान से, तो ये क्या हो गया? एक ओरिजिनल लेंथ वाली बात हो गई L1 प्लस L2, और ये वाली बात जो है वो क्या हो गई? ये अल्फा इफेक्टिव हो गया एक तरह से, है ना। तो इसका मतलब अल्फा इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, ये हो गया, ठीक है। तो जरा चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है? L1 अल्फा 1 L2 L1 प्लस L2, यस, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है ना। तो इस तरह से ही सॉल्व किया गया, यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं और ये आंसर सॉल्व आके अल्फा इक्विवेलेंट आ जाता है। तो ए ऑप्शन इज आवर राइट आंसर,
ठीक है, चलिए समझ में आगे एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। इसका ए ऑप्शन आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2006 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, वायर elongates by L mm when a load W is hanged from it. If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, then the elongation of the wire will be in mm बताना है। तो जरा इसको ट्राई तो आप कर ही रहे होगे, ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं आगे। वायर का इलोंगेशन कितना है, L mm। कब, जब W वेट लगाया था। तो चलो ये कुछ ऐसा है, इस तरह से ऐसा है, ठीक है। तो जब W वे आपने लगाया यहां पर W, तो इसमें इलोंगेशन कितनी की आ गई, L की आ गई, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, क्योंकि इलोंगेशन जो होता है डेल्टा L होता है, तो डेल्टा L की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा L बाई L, और इधर होता है F बाई A इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस होता है, सही है। तो डेल्टा L बाई L निकालने के लिए इसको नीचे ले आओ, तो F बाई AY, ओके, एंड L गोज दिस साइड एंड यू गेट डेल्टा L। तो डेल्टा L की वैल्यू क्या आ गई, FL बाई AY, ठीक। F क्या होता है, F होता है जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, वो होता है F, ओके। तो यहां पर W होगा, W। एरिया और यंग्स मॉडुलस दोनों ही केस में सेम है। इसका मतलब जो भी मेरा क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, फोर्स और लेंथ के प्रोडक्ट पे बेस्ड होगा, है ना, उसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले वाले केस में वेट कितना था, W, ओरिजिनल लेंथ को मैं कैपिटल L लिख लेता हूं, ओके, एंड द इलोंगेशन प्रोड्यूस वाज स्मॉल l, ठीक है। तो ये पहले वाला केस हो गया। अब दूसरे वाले केस में L डैश, और दूसरे वाले केस में वेट कितना आ गया, टू W आ गया। बट अब ओरिजिनल लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी, क्योंकि इसको आप पुली पर अगर आप वाउंड अप करो तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ऐसा यूं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये L बाई 2 हो गया, ओरिजिनल लेंथ का आधा हो गया, ठीक। तो ओरिजिनल लेंथ का आधा, तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे L बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया, प्रोपोर्शनल होने से ये काम आसान हो जाता है। तो आपको डेल्टा L निकालना है, तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अभी भी वही आ रहा है, ये दोनों रेशियो सेम हो गए। इसका मतलब L डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, L की। तो इसका मतलब सेम इलोंगेशन आएगा, सेम इलोंगेशन एज अर्लियर, गॉट इट। तो A इज आवर राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं क्या दिया गया है, A, ठीक। तो यंग्स मॉडुलस इज दिस, therefore on rewriting we get this, since the length of the wire is on both sides of the pulley, length will be L by 2, ठीक है। इसलिए आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन ही है ये, बट थोड़ी सी चीज आपको अप्रोच वाली ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि कम समय में किया जा सके, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Two wires are made up of same material and have same volume. However, wire 1 has cross-section area A and wire 2 has cross-section area 3A. If the length of the wire 1 increases by delta x, on applying force F, how much force is needed to stretch the wire 2 by the same amount? इसका मतलब दोनों में elongation same है और आपको force calculate करवाना है, ठीक। तो same amount का elongation produce चाहिए, तो कैसे करें इसको, देखिए डेल्टा L1 पहले में जो आया था और डेल्टा L2 बाद में जो आया वो सेम चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीजेस बाय x लिखा हुआ है, डेल्टा x, तो डेल्टा x यानी कि दोनों का सेम होने वाला है। तो उसके लिए आपको फोर्स बताना है कि क्या होने वाला है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर से वो फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो डेल्टा L क्या होता है, FL बाय AY, ये होता है। अब इसमें क्या क्या सेम है, देखो सेम मटीरियल, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस सेम है, हैव सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब एरिया और लेंथ अलग अलग वैल्यूज के होंगे, और फोर्स जो है वो पहले वाले का फोर्स कितना दे रखा है, पहले वाले में फोर्स दे रखा है F, ये रहा,
F। तो यहाँ पे F मैंने लिख लिया, बट L और A का रेशियो हमें नहीं पता, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो दूसरे वाले केस में आपको निकालना है तो F2 लिख लेंगे और यहाँ पे L2 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग की गई है। The wire 2 has cross sectional area 3a. If the length of the wire 1 increases by delta x on applying force 1 और has cross sectional area a, नहीं, इसमें स्ट्रेचिंग नहीं किया गया है, इनका वॉल्यूम सेम है, बस इनका वॉल्यूम सेम दिया गया है। तो एरिया से आप वॉल्यूम को कैसे रिलेट करेंगे ये आपको सॉल्व करना है। तो वायर 1 हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को 1 रख दिया ए, और इसमें 3a रखेंगे। देखो वायर 2 हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3a, तो इसके जगह 3a रख दिया। यंग्स मॉडुलस वही रहा, बट अब लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा, L2। अब L2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे, A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। तो A कितना है, A इतना है, लेंथ कितना है, लेंथ इतना है, A2 कितना है, 3a है, और लेंथ कितना है, L2 है। तो A और A कैंसिल, तो L/3 आ गया L2, ठीक है, ये हो गई बात। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो दिस कम्स आउट टू बी L/3, ये हो गया। अब देखते जाओ ध्यान से, AY और L, AY और L कैंसिल हो गए, 3 3 9, तो 9 टाइम्स F आ गया आता है F2 की वैल्यू। आया समझ? तो ये फॉर्मूला जो है वो छोटे छोटे वो काफी काम के हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहा अपना, डी ऑप्शन, डी अपना आ भी गया था यहाँ पे, देखो ये, ठीक। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज योर सोल्यूशन। ओके, वॉल्यूम जो है वो आपको बराबर करना था और लेंथ का रेशियो निकाल लेना था, बस उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अ मेटल वायर इज क्लैम्प्ड बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स, दो वर्टिकल वॉल के बीच में वायर को क्लैम्प किया गया है, ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस द अनस्ट्रेंथ लेंथ ऑफ द वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द वॉल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, ये वॉल है और यहाँ पे ऐसे वायर है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है वही इनका ओरिजिनल लेंथ है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड द ग्राफ बिटवीन इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी एंड द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज, टेम्परेचर और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी के बीच में ग्राफ बनाना है। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। तो टेम्परेचर रिलेट करना है, तो टेम्परेचर को रिलेट करना है और एनर्जी डेंसिटी को रिलेट करना है। तो एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी डेंसिटी जो होता है ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी पे ही ग्राफ बनाना है, तो कोई बात नहीं, वॉल्यूम है अपना। अब टेम्परेचर चेंज करने से इसमें से कौन सी वैल्यू चेंज होती है बताओ, स्ट्रेस चेंज होता नहीं है, स्ट्रेन चेंज होता है। मतलब मुझे स्ट्रेस को रिलेट करना पड़ेगा स्ट्रेन के टर्म में। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, है ना, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख सकते हैं क्या इसको, है ना। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन चला गया उधर, ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कैन बी रिटन एज y टाइम्स यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। एक और स्ट्रेन यहाँ पर है, ये हो गया, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। अब स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे, स्ट्रेन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इस चीज को अगर थर्मल एक्सपेंशन से रिलेट किया जाए, थर्मल एक्सपेंशन से, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा अल्फा डेल्टा टी, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन की वैल्यू होती है ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाय एल को क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इस जगह क्या हो गया, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब डेल्टा टी कैसे लिखेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस है ये, ओके। और टेम्परेचर जो है वो एट 20 डिग्री लिखा हुआ है, एट 20 डिग्री सेल्सियस
द अनस्ट्रेंज लेंथ ऑफ द वायर इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा टी है वो t माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ क्या आ गया, इसको इससे डिपेंडेंसी अगर दिखाओगे तो कैसे डिपेंडेंट हो गया, दिस इज डिपेंडेंट टू सम कांस्टेंट, ये सारे तो कांस्टेंट ही रहेंगे, इनटू t माइनस 20 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये किस टाइप की ग्राफ दिख रही है आपको, पैराबोलिक, पर जब t की वैल्यू 20 होगी तो वो 0 हो जाएगा, t की वैल्यू 20 पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 होना चाहिए, सही बात है। और ये पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक है तो यस दिस इज आवर ग्राफ, तो बी इज माय आंसर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इसको जो एक बार देखो फिर से और खुद से समझने की कोशिश करो, मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है, आप ट्राई करो खुद से भी। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो बी आ गया। ठीक है, तो ये हो गई बात, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो टोटल एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने वॉल्यूम जो लिखा है वो टोटल एनर्जी लिखा है, बट ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंट हो गया t माइनस 20, है ना, पर यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है, ध्यान रखना एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ है, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, तो डेंसिटी में वॉल्यूम डिवाइडेड ही है, तो वो ग्राफ म्यू का ग्राफ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.4 10^11 पास्कल। बल्क मॉडुलस के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज दिस, मतलब ये किस चीज की वैल्यू है, लीनियर एक्सपेंशन, मतलब ये अल्फा की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अल्फा है। ठीक है, what hydrostatic pressure is necessary to prevent a copper block from expanding when its temperature is increased from 20 to 30 डिग्री। 20 से 30 डिग्री अगर चेंज करते हैं तो कितनी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ प्रेशर है, वहां बल्क मॉडुलस है, तो एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर कि जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस दैट इज माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी बाई वी, ये होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। बल्क मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, मतलब बीटा गिवन है, तो यहां से बीटा आपको पता है, तो डेल्टा वी बाई वी अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो अपने आप ही डेल्टा पी निकल आएगा। ये माइनस क्या सिग्निफाई करता है सर, माइनस ये सिग्निफाई करता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, दैट इज डेल्टा पी अगर पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, वो कंप्रेस हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है मतलब कंप्रेशन नहीं हो रहा है, इलोंगेशन आप कर रहे हो, है ना, मतलब डेल्टा पी जो है वो कम है, तो अगर कम होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू एक्सपेंड हो रही होगी, तभी ये चीज होगा, प्रेशर कम होगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो मतलब इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन होता है, इसलिए एक माइनस का साइन होता है, तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। अब बल्क मॉडुलस आपको पता है लेकिन डेल्टा वी बाई वी नहीं पता है, तो ये कैसे निकाले, तो उसके लिए फिर से आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, डेल्टा वी बाई वी इज गामा टाइम्स डेल्टा टी, और गामा को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स अल्फा लिख सकते हैं ना, इनके बीच में रिलेशन होता है 3 टाइम्स अल्फा, तो यही चीजें यहाँ से मैं क्लियर करना चाहता था आपको। ठीक है, तो ये हो गया 3 अल्फा गामा की जगह, बस इस चीज की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, डेल्टा पी निकल आएगा। ठीक है, डेल्टा टी को क्या लिखोगे, 20 to 30 है ना, तो 10 डिग्री हो गया, क्योंकि 30 माइनस 20 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, बी ऑप्शन आ जाता है, तो बीटा गिवन है, अल्फा गिवन है और डेल्टा टी गिवन है, तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, डेल्टा पी इज माइनस बीटा टाइम्स डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स 3 अल्फा। 3 अल्फा क्या कैसे आया, 3 अल्फा ऐसे आया कि गामा कितना होता है, गामा होता है 3 अल्फा, ऐसे आया है ना, पीछे मैंने बता रखा है, इसको सॉल्व करोगे आंसर ये आ जाता है। ठीक, तो सिंपल है लेकिन आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये सब काफी स्कोरिंग टॉपिक में से एक है और इनके क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पे कि आए हुए क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इसीलिए स्कोरिंग पार्ट है ये,
मैंने ये इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, और ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इनको रिलेट करने आना चाहिए आपको। ओके, यहाँ पे प्रेशर रहता है एक्चुअली, क्योंकि ये फोर्स बाय एरिया रहता है, जो स्ट्रेस, वो स्ट्रेस प्रेशर का फॉर्म बन जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं, देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं, और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ है, यानी कि ए बी बी सी और सी ए इक्वल लेंथ है, आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं लेंथ एल ले लेता हूँ, इसको लेंथ एल ले लेता हूँ, तो ये कितना होगा बताओ? ये एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, the coefficient of linear expansion is alpha 1 for AB, 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 okay, AB का alpha 1 है, given है क्वेश्चन में, and alpha 2 for AC, and alpha 2 for AC, ये alpha 2 है AC के लिए। If the distance DC remains constant for small change in temperature, DC remains constant, तो ये भी लेंथ L हो गया, ये वाली लेंथ भी L हो गई, सही है, और ये वाली लेंथ भी L बाई 2 हो गई, ये वाली L बाई 2 हो गई। तो मैं यहाँ पे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर कैन बी रिटन एज CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन में क्या, इफ द डिस्टेंस DC रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल चेंज, तो बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई करना चाहोगे? मैंने वैसे हिंट दे दिया आपको। चलिए ठीक है, आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, देखते हैं। AC CD जो है ये कांस्टेंट रह रहा है, तो यहाँ से CD की वैल्यू निकाल लेते हैं या DC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो DC स्क्वायर क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यही होगा। अब AC की वैल्यू क्या बच्चों? AC की वैल्यू है L स्क्वायर, और AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू है L बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया, इसको सॉल्व करो तो L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, दैट इज 4 माइनस 1 3 L स्क्वायर बाई 4, ये हो गया DC का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आप टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर DC की लेंथ, DC की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो नया लेंथ होगा DC डैश का स्क्वायर, वो क्या आएगा? तो ये वाली जो वैल्यू है ये अब एक्सपेंड कर चुकी होगी ये लेंथ, तो क्या होगा यहाँ पर? ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो AC में अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि L स्क्वायर है कंप्लीट। अब सुनो, माइनस L बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बाई 4, 1 प्लस, अब देखो इधर ध्यान से, तो ये है AD में क्या लिखा हुआ है? अल्फा 1, तो अल्फा 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर, अल्फा 1 डेल्टा टी होल स्क्वायर। यहां तक तो पहुंच जाते हैं सभी लोग। अब यहां से क्योंकि स्मॉल चेंज है तो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप आराम से यहाँ पे क्या लगा सकते हो? यहाँ पे लगा सकते हो अपना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो इस जगह पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस एल स्क्वायर बाई 4 1 प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये वाली वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर माइनस 3 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 दैट इज 3 एल स्क्वायर बाई 4, सही है। और इधर क्या लिखोगे आप, एल स्क्वायर को कॉमन ले लो, एल स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अल्फा 2 डेल्टा टी, और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कैंसिल होने पे क्या आ जाता है यहाँ पर माइनस अल्फा 1 बाई 2 डेल्टा टी। अब क्वेश्चन में है कि डीसी चेंज नहीं हो रहा है, डीसी डैश इज अगेन इक्वल्स टू डीसी, इट इज इक्वल टू डीसी, तो डीसी का स्क्वायर किसके बराबर है 3 एल स्क्वायर बाई 4, तो 3 एल स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए। तो अगर 3 एल स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा। या आप इसको इधर भेज दो तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना, इधर आगे कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 1 बाई 2, मतलब 4 टाइम्स अल्फा 2, या अल्फा 1 इक्वल्स टू हाफ अल्फा 2, अल्फा 1 इक्वल्स टू कौन सा वाला, हाँ 4 वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये अल्फा 1 इक्वल्स टू 4 टाइम्स अल्फा 2 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज माय आंसर, समझ आया। तो इसमें काफी सिंपल होता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सिर्फ सीखना क्या है यहाँ पर कि थ्योरी को कैसे रिलेट करेंगे, बस, और कुछ भी यहाँ पे नई बात नहीं होती, गॉट इट। तो देखिए सी आंसर आ गया, तो बस इतना ही करना है, और अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देना है, अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आप बाइनोमियल लगा सकते हैं, बाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एक बार मैं रिवाइज करा ही देता हूं। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में कि ये होता है कि अगर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n है, ठीक है, एंड इफ x इज मच मच लेस देन 1, बहुत छोटा है 1 के सामने, देन दिस कंप्लीट फॉर्म कैन बी रिटन एज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस, ये पावर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, बस 1 प्लस nx। ये होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो यही मैंने किया यहाँ पे, देखिए मैंने क्या किया, ये जो पावर है इसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। वो तो को पता होगा, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ रिमाइंडिंग मैंने ये बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करा दिया, ओके। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, Young's moduli of two wires A and B are in the ratio 7:4 and wire A is of 2 meter long and has radius r, ठीक है। इनका रेशियो किस किस का है, यंग्स मॉडुलस का रेशियो दिया हुआ है, और वायर A is 2 meter long and has radius r, ठीक है भाई साहब, रेडियस पता है, लेंथ पता है, वायर B की भी लेंथ पता है और रेडियस पता है। तो the two wires are stretched by the same length for a given load, सेम लेंथ फॉर अ गिवन लोड, इसका मतलब लेंथ का इलोंगेशन वाला पार्ट सेम है और जो फोर्स आपने लगाया वो सेम है, देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू। तो सेम क्या चीजें हैं वो हमने पता कर ली, ये दोनों सेम है, तो अब आपको बताना है कि रेडियस कितना है, ठीक है। तो कर सकते हो क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। देखिए एफ बाई एल, एफ बाई डेल्टा एल जो है वो सेम है, तो एफ बाई डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, यही होता है। तो एफ बाई डेल्टा एल आपको यहीं रखना है, इसका मतलब उधर क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा
वाई ए बाई एल, ये सेम हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज सेम, देयरफॉर दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, ऐसे है ना। तो y1 y2 a1 a2 l1 l2, बस अब हो गया सॉल्व। तो ये हो जाएगा सेम। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस की रेशियो गिवन है, तो इन दोनों का रेशियो आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद इनकी लेंथ गिवन है, वायर ए इज 2 मीटर लॉन्ग, तो 2 मीटर इसकी लंबाई गिवन है, और वायर बी इज 1.5 मीटर लॉन्ग, ये भी आपको पता है, और पहले वाले का रेडियस एन हैज रेडियस 2 mm। अच्छा, वायर बी की रेडियस है 2 mm, तो बी की रेडियस आ गई 2 mm, तो इसको लिखोगे पाई आर बी का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 mm में ही रहते दो क्योंकि आंसर भी mm में है। इफ टू वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लेंथ देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू। तो देखो वायर ए जो है उसकी रेडियस नहीं पता है, ए की रेडियस नहीं पता है, तो ए का रेडियस में क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। ए का ये आपको नहीं पता, ये एक्चुअली आर है, ये पता है, बस इसको सॉल्व कर लो, सारी वैल्यूज तो पता ही है, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो क्या सेम गिवन है वो आपको देखना होता है, उसके बाद उसी तरह से रेशियो दोनों साइड बराबर कर लो और सॉल्व कर लो, ओके। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, सी पार्ट आ जाता है आंसर में, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, तो पाई r1 स्क्वायर बाय पाई r2 स्क्वायर, वैल्यूज को सारे वैल्यूज को रख दो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन व्हील ऑफ रेडियस r इज मेड अप ऑफ 2 सेमी सर्कुलर पार्ट्स, ठीक है, 2 सेमी सर्कुलर पार्ट से बना हुआ है, ठीक। द 2 पार्ट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ रिंग, अच्छा दोनों को रिंग से पकड़ के रखा गया है, ठीक है, बाय रिंग मेड अप ऑफ मेटल ऑफ स्ट्रिप ऑफ क्रॉस सेक्शन s एंड लेंथ l, l इज स्लाइटली लेस देन 2 पाई r, ठीक है, इसकी 2 पाई r से छोटी है, ऑफ कोर्स छोटी होने से क्या होता है वो उसके अंदर टाइट बैठ जाता है, सही है। टू फिट इन द रिंग ऑन द व्हील इट इज हीटेड सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से टेम्परेचर राइज हो गया, एंड इट जस्ट स्टेप्स ओवर द व्हील, अच्छा ठीक है, व्हील के जस्ट स्टेप ओवर हो जाता है, एज इट कूल्स डाउन to the surrounding temperature it presses the semicircular part together, okay, if the coefficient of linear expansion of the metal is alpha and its Young's modulus is y, the force that one part of the wheel applies to the other part, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि फोर्स किस फॉर्म में होगा, तो अपना वही होगा एक्सपेंशन के कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वही वाला फोर्स प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, दोनों एंड से आ रहा होगा, दोनों एंड से, तो फोर्स जो होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, ये आपको समझना था। अब इसको ट्राई करो, मैंने हिंट दे दिया है, ट्राई करो, ठीक है, कुछ सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। तो कर लिया, देखिए इसमें लिखा था कि इसकी लेंथ गिवन है और एरिया गिवन है ना, एरिया गिवन है, तो फोर्स मैंने कहा कि वो स्ट्रेस वाला जो फोर्स आता है वही आएगा, तो कैसे लिखते हैं उसको, फोर्स बाय एरिया इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये एरिया की जगह क्या लिखेंगे, इन्होंने लिख रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, तो मैं एस लिखूंगा, तो ये हो गया एस, ठीक है, यहाँ पे एस हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया y। अब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को थर्मल एक्सपेंशन से क्या लिखते हैं, अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा डेल्टा टी। अब s जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, f इक्वल्स टू s इंटू वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी, लेकिन मैंने कहा कि दोनों तरफ से फोर्स लगेगा इसीलिए यहाँ पे 2 भी आएगा, तो यस फोर्स exerted is 2 times f, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो 2f मतलब ये जो है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया आंसर। तो डी पार्ट इज आवर राइट आंसर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन,
A pendulum made up of uniform wire, of cross section area A has time period T. When an additional mass M is added, to its bob, the time period changes to Tm. ठीक है, जब एडिशनल आप ऐड करते हो तो Tm टाइम पीरियड चेंज हो जाता है. If the Young's modulus of material of the wire is y, then 1 by y is equals to, मतलब 1 by y आपको बताना है, Young's modulus का इनवर्स बताना है. ठीक है, this is also one of the question which has come in JEE Main 2015. ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे. तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आपको पता होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे. T इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L बाई G, ये होता है टाइम पीरियड. अब अगर आप मास उसमें दूसरा लगा देते हो तो टाइम पीरियड चेंज हो गया. इन्होंने कहा वो Tm हो जाता है, तो मास लगाने से क्या चेंज हो जाएगा, सोचो जरा. उसकी जो लेंथ है वो इलोंगेट हो जाएगी, है ना, इलास्टिसिटी होती है उसमें. तो इसका मतलब टाइम पीरियड अब जो m के कारण होगा वो नई लेंथ के कारण हो जाएगा L डैश बाई G, ये हो जाएगा. तो आपको L डैश की वैल्यू रिलेट करनी है इसके टर्म्स में. ठीक है, तो इसका रेशियो आप निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करके रेशियो आप निकाल सकते हो, पर मैं L डैश इधर निकाल के दिखा देता हूं आपको. तो L डैश इज इक्वल्स टू, ये आपका नया लेंथ है ना, ये L डैश क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ, जो इलोंगेटेड लेंथ है. पर आप यंग्स मॉडुलस को कैसे रिलेट करोगे वहां पर. तो यंग्स मॉडुलस को रिलेट करने के लिए आपको वहां पे ओरिजिनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, है ना. ये डेल्टा एल हो गया, तो डेल्टा एल बाय एल, ये क्या है, डेल्टा एल बाय एल. तो ये हो गया स्ट्रेन. स्ट्रेन किसके इक्वल होगा बताओ. स्ट्रेन इक्वल होगा फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस इनटू यंग्स मॉडुलस, इसके इक्वल होगा, है ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना. ये स्ट्रेस था, ये स्ट्रेन के इक्वल था, तो ये आ गई वैल्यू. अब सुनो, फोर्स किसके कारण लग रहा है. फोर्स लग रहा है वेट के कारण, mg वाली जो वैल्यू आपने m लगाया, क्या लगाया यहाँ पे, m लगाया, इसके कारण आया. तो यहां से L डैश क्या लिखोगे, L डैश बाई L -1, मैंने क्या किया, दोनों में L से डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू mg बाई ay, ये हुआ. ठीक है, तो L डैश बाय L का रेशियो यहां पे आ जाएगा, देखो कैसे, T बाई टी एम इज इक्वल्स टू रूट अंडर L बाई L डैश. तो अगर स्क्वायर कर दो तो टी स्क्वायर हो गया, L बाय L डैश हो जाएगा. तो L डैश बाय L है इसमें से L बाय L डैश है. ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, L डैश बाय L इक्वल्स टू mg बाय ay प्लस 1, ये हो गया. ठीक है, उसको यहां रखोगे, पहले तो उसको स्क्वायर कर दो, तो टी स्क्वायर बाई टी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई L डैश. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके 1 बाय वाई निकाल सकते हो आप. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन अब यहाँ से हो जाता है. तो देखो वैसा ही कुछ ऑप्शन दिख रहा है आपको, है ना, वैसा ही आंसर आने वाला है. तो बस रीअरेंज करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, 1 बाय वाई निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है इसका. सी ऑप्शन आंसर में आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ से इसको बस आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद रीअरेंज करना है, रीअरेंज करने के बाद ये आंसर आ जाता है. गॉट इट. तो ये हो गया सी पार्ट. ठीक है, सी इज आवर राइट आंसर. समझ आ गया कैसे करना है. पेंडुलम में ओरिजिनल लेंथ लेते हैं, लेकिन चेंज इन लेंथ में आपको माइनस करना होता है, फिर इसको रीअरेंज करना होता है. बस इतनी सी बात है यहाँ पे.
हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, देखिए। अ बेकेलाइट बीकर हैज वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विथ Vm वॉल्यूम ऑफ मरकरी, ठीक है, it is found that the unfilled volume of the beaker remains constant as the temperature is varied. If gamma beaker is this and gamma mercury is this, where gamma is the coefficient of volume expansion, then Vm is close to, तो Vm बताइए क्या होगा, मतलब किसका वॉल्यूम बताना है, when it is partially filled with Vm वॉल्यूम ऑफ मरकरी, मरकरी का वॉल्यूम बताना है कि कितना आपने फिल किया, ये क्वेश्चन है। तो सोचो, अगर कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये अगर बीकर है ऐसे, और इसमें जब आप मरकरी फील कर रहे हो, मरकरी, तो मरकरी फील करने के बाद जितना ये एक्सपैंड कर रहा होगा, ये कंटेनर जितना एक्सपैंड कर रहा होगा, उतना ही एक्सपेंशन मरकरी की भी हो रही होगी, तभी आपको कभी भी लेवल में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ना। इसमें लिखा है कि देयर इज नो चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, वॉल्यूम ऑफ बीकर रिमेन्स कांस्टेंट एट द टेम्परेचर इज वेरिड। जो खाली पार्ट था, इट इज फाउंड दैट द अनफिल्ड वॉल्यूम उतना ही रह रहा है। इसका मतलब जितना सॉलिड एक्सपेंड कर रहा है उतना ही मरकरी कर रहा है एक्सपेंड, बस हो गया काम खत्म। तो मतलब डेल्टा वी बीकर शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा वी मरकरी, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज क्या आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। तो देखो ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों के अलग अलग है, तो 1 2 हो गया, और गामा 1 और गामा 2 वो भी अलग अलग है, पर टेम्परेचर इज सेम राइज इन टेम्परेचर, तो ये हो गया कैंसर। तो बस दोनों के वॉल्यूम का गामा के साथ जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो गया, दोनों का इक्वल कर दो, हो गया काम खत्म। तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बीकर इज 500 cc इंटू इसका गामा 6 इंटू 10⁻⁻⁶ शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम Vm मरकरी जो आपने फिल किया इंटू इसका गामा 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो इसको डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल हटा देते हैं, तो 15 6 जा 5 6 जा 30 है ये, है ना, तो ये 30 है यहाँ पर, 30 और 2 0 और है इंटू 10⁻⁻⁶ है, और ये इधर जाके क्या बन जाएगा -5, तो नीचे से डिवाइड कर दीजिए, 15 इंटू 10⁻⁻5 इज Vm, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ से 15 1 जा 15 2 जा 30, ये 2 0 है, ये 2 0 इसके साथ सेट हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, तो इधर आके क्या हो जाएगा +5 और +2, है ना, तो कितना आएगा ये 200 आ गया। किस में लेकिन आएगा, सीसी में आपको आंसर देना था, तो बस इसका ध्यान रखना है। 20 है ना, तो एक 0 का मैंने किया होगा, हाँ 500 सीसी है ये, और इसमें भी पर डिग्री सेल्सियस में है, और 6 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 1.5 है, ऊपर जाएगा
तो हो जाएगा -5, ये भी ठीक है, तो -5 ऊपर जाके +5 और इसका 2 जीरो इसने ले लिया, तो एक ही जीरो आया ना, एक ही जीरो आया ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको आप जीरो को ठीक कर लीजिए, है ना, एक ही जीरो आया, 7 - 6, तो एक पोर्शन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया 20, ठीक है, सीसी में ही आएगा आंसर क्योंकि मैंने यूनिट कन्वर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ये है आपका आंसर 20, तो बिल्कुल सही है ना, यही पार्ट हमने भी किया और ऐसे सॉल्व हो गया ये। तो आपको कंक्लूजन क्या निकालना है कि जब दोनों का एक्सपेंशन सेम होता है, कंटेनर का और जो लिक्विड फिल किया गया है, तभी उसमें कोई अप्रिशिएबल डिफरेंस इन वॉल्यूम नहीं दिखता। ओके, तो दिस इज द थ्योरी विच आई वुड लाइक टू गिव यू इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टू planets have masses m and 16m and their radii are a and 2a respectively, ठीक है। The separation between the centers of the planet is 10a, उनके बीच का सेपरेशन कितना है 10a। A body of mass m is fired from the surface of the larger planet towards the smaller planet along the line joining their center. For the body to be able to reach at the surface of smaller planet की सरफेस तक पहुंचाना है तो मिनिमम फायरिंग स्पीड कितनी चाहिए, ये सवाल है, ठीक है। तो इसको कैसे करें, ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंट तरीके से मिल सकता है। हो सकता है कि आपको यही चीज चार्ज में पूछ दिया जाए, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी मिनिमम की बात करें और उनका जो सेपरेशन है वो अप्रिशिएबल हो, बहुत दूर ना हो, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए, वैसे मैं टाइम देता हूं आपको, कुछ सेकंड्स ट्राई कीजिए और उसके बाद ही आप इसको देखें सोल्यूशन को, ठीक है ना। तो चलो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसके सोल्यूशन को दिखा देता हूं करके। देखिए ध्यान से, कंसेप्ट को पहले बिल्डअप करते हैं। इसमें एक मास है m और दूसरा है 16 है, और आपको कहाँ स्मॉलर मास के तरफ पहुंचाना है। तो यहाँ पर स्मॉलर मास बना लेते हैं m मास का, ठीक है, और m का मास है a, रेडियस है a, सॉरी रेडियस हो गया a, और बड़े वाले का मास 16m है और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 2a, इसकी रेडियस है 2a, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, सेंटर्स का सेपरेशन है 10 टाइम्स है, 10 है, ये है सेपरेशन, ठीक है। अब समझो, मुझे यहां से एक पार्टिकल को फेंकना है और कहां पहुंचाना है, और मुझे पहुंचाना है इस जगह, इस सरफेस से फेंकना है v वेलोसिटी से, और इसको जस्ट पहुंचा देना है यहां पर। तो आपको लग रहा होगा कि मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहां से यहां का लगा देता हूं। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन में आप यहां पहुंचाओगे तो यहां पे इसकी स्पीड कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो ऐसे स्पीड होने पे क्या होगा, स्पीड होने पे मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, उससे भी कम में आप भेज सकते थे। तो कंसेप्ट ये है कि अगर मैं वो पॉइंट ढूंढ लूं जहां पे नेट फोर्स 0 है, एफ नेट इक्वल्स टू 0 है ना, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट में ढूंढ लूं, वहां पे पहुंचाने के बाद अट्रैक्टिव फोर्स इसकी डोमिनेटिंग हो जाएगी, फिर ये इसको खींच लेगा आगे, है ना। तो पहले मुझे नेट फोर्स 0 वाला पॉइंट ढूंढना होगा। तो यहां से यहां का डिस्टेंस ले लेते हैं x, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया 10a माइनस x, ये डिस्टेंस हो गया। तो नेट फोर्स 0 का करना है, तो और x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो F1 इक्वल्स टू F2 करके x निकाल लीजिए, गेट x। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, कहां पर, ये 1 और ये 2, इतने तक का ही एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है आपको, ठीक। तो फिर आप लिखोगे u1 प्लस k1 इक्वल्स टू u2 प्लस k2। तो u1 मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस g पहले इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, फिर इन दोनों का भी पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा क्योंकि बहुत दूर में नहीं है ये, है ना। तो m इंटू 16m, कितना मास, कौन सा मास है, बॉडी ऑफ मास स्मॉल m है, ठीक है। तो स्मॉल m लिख लेते हैं, इसको स्मॉल m है ये, बाय कहां पर है, सरफेस पे 2a, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे लिखनी है, तो ये भी माइनस होगा g
स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई ये वाला डिस्टेंस कितना है 10 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल्स टू, जब ये यहाँ पहुंच जाता है इस जगह का, बस आपको लिखना है इस जगह का, तो x की वैल्यू आप निकाल लिए हो, फिर से इसी तरह से दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना, इसके और इसके, और यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी क्योंकि आपको जस्ट वहां पहुंचाना है। उसके बाद तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है, वो उसको खींच लेगा ऐसे, ठीक है ये इसको खींच लेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग हो जाएगा इसके बाद, तो यहाँ पर फोर्सेस 0 हो जाएंगे, उसके बाद इसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। देखिए कंसेप्ट आपने डेवलप कर लिया, नेट फोर्स 0, एक्स की वैल्यू आ गई 8a आता है, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन आपने लगा दिया, दोनों में आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। ये एक्स की वैल्यू जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाफ m0 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, बस सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशन पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर आप देख लीजिए इसको सोल्यूशन को अच्छे से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अपने स्क्रीन पर। 4 identical parts of mass m are located at the corners of a square of side A. What should be their speed of each of them revolve under the influence of others' gravitational field in a circular orbit circumscribing the square? क्वेश्चन ये है कि बताओ अगर ये घूम रहे हैं ऐसे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बताइए कि इसकी स्पीड क्या होगी। व्हाट शुड बी देयर स्पीड बताना है। तो ये घूम कैसे रहे हैं, घूम इस तरह से रहे हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो रहा होगा, तभी ये घूम रहे होंगे। ठीक, तो मैं हिंट दे दिया आपको, अब आप ट्राई करो। ठीक है, तो आप ट्राई कर लिए होंगे, अब मैं सॉल्व करता हूँ आगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर यहाँ होगा, है ना, इस जगह पे। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ। तो देखो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस में a/√2 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है a√2, उसका हाफ अगर करोगे तो a/√2 होगा। ठीक है, तो इस पार्टिकल के लिए मैं नेट फोर्स देख लेता हूँ। तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे, और एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर लग रहा होगा। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, F की वैल्यू होगी Gmm में m² हो गया इंटू a²। ठीक है, ये हो गया फोर्स। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कितना है 90 डिग्री, है ना। तो फिर नेट कितना हो जाएगा, नेट आ जाएगा √2 टाइम्स Gm² बाई a²। तो एक फोर्स तो ये हो गया नेट फोर्स, जो कि किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ। ठीक है, और दूसरा इसके कारण भी आ रहा होगा। तो इसके कारण जो फोर्स है वो क्या होगा, इसके कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा जो फोर्स है वो ऐसे आ रहा होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी Gmm। दोनों सेम है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है बोलो, ये वाली डिस्टेंस क्या है। तो ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो ये कितना हो गया a√2। तो a√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेट फोर्स टोटल F टोटल इक्वल्स टू mv² बाई r, और r की वैल्यू क्या है a/√2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस। तो नेट फोर्स क्या हो गया, √2 टाइम्स Gmm बाई a² प्लस Gm² बाई a√2 स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2a² हो जाएगा, इक्वल्स टू mv² बाई r, और r कितना है a/√2। ठीक, यहाँ से बस आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बस इसको सॉल्व कर लो इन टर्म्स ऑफ Gm, और a के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। तो ये एक m यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ओके, और ये √2 चला गया अगर ऊपर, तो एक a भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक a भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आप इसको रीअरेंज करके कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सीखना क्या है, नेट फोर्स सीखना है, और टोटल फोर्स जो है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी, ये बस इसका कंसेप्ट था। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या इसका है। ये हो गई बात
mv²/r, और ये हो गया gm², a √2 का स्क्वायर था, है ना, और ये √2 टाइम्स आया था क्योंकि वो 90 डिग्री पर आया था, राइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद आगे का बस वो कैलकुलेशन है, आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। गॉट इट? थ्योरी कंसेप्ट समझ में आ गया है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सुपर पोजिशन आपको आना चाहिए, है ना। जैसे 2 से ज़्यादा फोर्सेस अगर हो तो उसमें कैसे फोर्सेस लगते हैं वो आपको लगाने आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, a rocket has to be launched from the earth in such a way that it never returns, वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब escape velocity से फेंका गया है ना। if E is the minimum energy, तो minimum energy मतलब just आप अर्थ के attractive pull को overcome करोगे। delivered to the rocket launcher, what should be the minimum energy that the launcher should have if the same rocket is to be launched from the surface of the moon, moon surface से आप अगर फेंकते हैं तो assume that the density are equal, density equal है, and earth volume is 64 times volume of moon। तो दो बातें दी गई हैं, तो आप बताइए वहाँ से कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो देखो, इसको करने का जो मेथड है उस मेथड में आपको ये सीखना है कि एस्केप वेलोसिटी, और अगर वैल्यू आपको पता हो एस्केप वेलोसिटी तो उससे एकदम से सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि वो किस पे डिपेंड करता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी हेवनली बॉडी से कोई बॉडी कितने वेलोसिटी से फेंका जाए, एस्केप को ई लिख देता हूँ ताकि वो कभी भी इसके पास ना आ सके। तो इसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको ओवरकम इसको करना है बस, है ना। तो यहाँ की एनर्जी क्या होगी इसकी, Gmm/r माइनस में, है ना, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। इतनी ही अगर आप काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो वो स्पेस में जब जाएगा तो अट्रैक्टिव पुल से तो ओवरकम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0, और वहाँ जाके वो जस्ट रेस्ट पर आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी वहाँ पर 0 हो गया, कहाँ, जहाँ पे वो ओवरकम कर गया। गॉट इट? अब ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, m और m कैंसिल हो गए। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होता है gm, और 2 चला गया ऊपर और r आ गया नीचे, तो रूट अंडर 2gm/r, ये हो गया एस्केप वेलोसिटी। तो अब इसने पूछा कि कितने एनर्जी से इसको फेंके, तो एनर्जी तो ये हो गई ना, एनर्जी ये हो गई, तो इसकी एनर्जी किसके इक्वल है, तो gmm/r के। तो ये आपकी E की वैल्यू है। इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी मास पर भी है प्लैनेट का और रेडियस पे भी है, रॉकेट तो दोनों में सेम ही था। तो m/r रेशियो मेरे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो मुझे क्या निकालना है, अब m निकालना है और r निकालना है। तो चलो देखते हैं, डेंसिटी जो है वो मून का और अर्थ का सेम गिवन है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, बट रेडियस अलग अलग है ना। तो मास को कैसे रिलेट कर सकते हैं, दोनों साइड अगर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मास आप निकाल सकते हैं कितना टाइम्स आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून आप मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम ऑफ अर्थ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मास निकाल सकते हैं। देखो मास इनका सेम नहीं है तो मुझे यहाँ इक्वल में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा था कि डेंसिटी सेम होने से जिस रेशियो में वॉल्यूम होगी उसी रेशियो में मास होगा, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो ध्यान से, मास को कैसे लिखोगे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ, अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 64 टाइम्स, इनफैक्ट वॉल्यूम ही है, वॉल्यूम ही 64 टाइम्स है, द अर्थ वॉल्यूम इज 64 टाइम्स, ठीक है। तो 4/3 पाई r क्यूब किसकी वॉल्यूम है, ये किसकी वॉल्यूम है,
तो 64 टाइम्स वो है ना, तो ये ले लो अर्थ, तो दैट इज 64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 4/3 आर मून, मून का क्यूब है ना। तो यहाँ से 4/3 हो गया कैंसिल, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना टाइम्स आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ इसका क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4 4 4, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। ओके, तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। और मास अब कैसे रिलेट करेंगे, मास, तो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो सेम ही है दोनों का, मतलब जिस फॉर्म में वॉल्यूम होगा या जिस फैक्टर में वॉल्यूम होगा उसी फैक्टर में मास भी होगा। तो मास ऑफ मून विल बी वॉल्यूम इज 64 टाइम्स, तो 64 टाइम्स मास ऑफ मून विल बी मास ऑफ अर्थ, बोल सकते हैं इस तरह से, है ना, क्योंकि 64 टाइम्स की वॉल्यूम है, डेंसिटी सेम है, तो मास भी 64 टाइम्स हो जाएगा। अब आपको ई चाहिए था, तो m बाई आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो मून का मास क्या है बच्चों, अर्थ के मास से 1/64 टाइम्स है ना। मास ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ मून इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो दोनों को कर दो डिवाइड, m बाय आर, तो डिवाइड करोगे तो 4 चला गया ऊपर, 4 और 64 को काट लो, तो जो आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर C आ जाता है ना, 16 टाइम्स। और अब अपना भी C आ रहा है, देखिए कैसे, 64 और इसको डिवाइड करोगे तो 4/64 हो गया, इसका मतलब 1/16 हो गया, है ना, 1/16 टाइम्स। तो आपको बस ये m बाय आर का रेशियो बताना था, बस m बाय आर से आप एनर्जी बता देंगे कितना टाइम्स होगा। तो m बाय आर रेशियो क्या है इसका, इसको डिवाइड कर दो, 4 चला गया ऊपर, 4/64 दैट इज 1/16, तो 1/16 टाइम्स इज द एनर्जी इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो आ रहा है समझ क्या करना था यहाँ पर, इसमें बस मास और रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक नॉन यूनिफॉर्म लैम्डा पे बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़िए, एक स्ट्रेट रॉड है जिसकी लेंथ a से लेकर l प्लस a पर एक्सटेंड हो रहा है। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्सर्ट एट अ पॉइंट मास एट x इक्वल्स टू 0 इफ द मास पर यूनिट रॉड इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज दिस, ये बताना है। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, इधर x है। ओके, अब इस x पर क्या रखा हुआ है, एक रॉड रखा हुआ है, और रॉड किस तरह से है, देखिए इस तरह से रॉड है, ऐसे रॉड है, ठीक है, ये इस तरह से रॉड है। अब ये जो रॉड है, इस रॉड पर इन्होंने क्या किया हुआ है, इस जगह पे x इक्वल्स टू 0 बना दिया है ना। और रॉड कहाँ से कहाँ पर है, रॉड है x इक्वल्स टू a से है, सॉरी, तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको चलो चेंज कर देते हैं, ये अपना रॉड हो गया, ठीक है। ये x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू l प्लस a तक है, इसका मतलब ये लंबाई l है, ठीक है। और इस जगह पे एक पॉइंट मास है, इसका मतलब रेड वाला पोर्शन कुछ भी नहीं है, उसको आप हटा दीजिए, तो रेड वाला पोर्शन हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये पोर्शन। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट मास रखा हुआ है, कौन सा पॉइंट मास है, तो इन्होंने लिखा है क्या, एक पॉइंट मास है m, हाँ m लिखा हुआ है, m है, तो इसके कारण फोर्स बताना है क्या लगेगा। तो क्या करो, पॉइंट मास से इसको रिप्लेस करो, है ना। ऐसा नहीं कि इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे कंप्लीट मास और फिर इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल देंगे, फिर आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपरपोजिशन का मेथड लगता है यहाँ पर, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था। ओके, तो क्या करें, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर एक dx का एलिमेंट ले लेते हैं, dx का एलिमेंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट मास बन गया dm पॉइंट मास बन गया। तो फोर्स क्या लिखोगे, छोटा सा फोर्स होगा
छोटा सा फोर्स होगा G(m1) m2, m2 की वैल्यू क्या होगी लैम्डा dx, ये होगा dm, dm कैसे लिखेंगे लैम्डा dx, लैम्डा क्या है ये वाली वैल्यू लैम्डा मैंने लिया हुआ है, ये क्या है लैम्डा, ठीक है। तो G(m1) m2 बाय आर स्क्वायर होगा, r कितना है x का स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करो, a प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे रख लेते हैं, ओके। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल फोर्स निकल आएगा 0 to f, और x की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी तो इस जगह से होगी a से, तो x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू l प्लस a तक एक्सटेंड करोगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो ये a बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग और b का इंटीग्रेशन अलग करके आप कर सकते हो, मतलब इंटीग्रेशन का बेसिक नियम यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। बस आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। ये है अपना, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लिया गया है और dm लिखा गया है लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू ये हो गई और df हो गया gm dm बाई एक्स स्क्वायर। फिर a से लेकर a प्लस एल, ये a है, ओके, ये a है, a से लेकर a प्लस एल तक इंटीग्रेट इसको कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, लेकिन सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि पहली बात इसको सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते कि इसको पॉइंट मास मैंने बना दिया, एक्सटेंडेड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास पे मास मानकर दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल देंगे, नहीं। अगर ये यूनिफॉर्म मास का होता तब भी नहीं कर सकते थे, ये तो खैर नॉन यूनिफॉर्म है, बट यूनिफॉर्म होता तब भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे आंसर कुछ और आएगा और इससे आंसर कुछ और आएगा। तो एक्चुअल में पॉइंट मास के लिए ही ग्रेविटेशन फोर्स डिफाइंड है, ठीक है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसको छोटे छोटे पॉइंट मासेस में आप डिस्ट्रीब्यूट अगर आपका कर दें तो इसका आंसर सही होगा। हाँ, न्यूटन ने एक बात और कही थी कि अगर स्फेरिकल सिमेट्री किसी ऑब्जेक्ट में है तब उसका कंप्लीट मास आप इसके सेंटर पे मान सकते हो, यहाँ मान सकते हो, इसके लिए ट्रू हो जाएगा स्फीयर का। लेकिन ये लेंथ ऑफ रॉड, ये एक्सटेंडेड स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रॉड है, इस पर आप सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते, हमेशा स्फेरिकल सिमेट्री पे ही मान सकते हो। तो न्यूटन ने इस बात को प्रूव करने के लिए पूरी कैलकुलस बना दी थी, ठीक है। तो कैलकुलस से प्रूव किया कि अर्थ के पूरे मास को सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल कैलकुलेशंस। वो हेवनली बॉडी वाले जो भी हैं, सैटेलाइट या जो भी रॉकेट लॉन्चिंग, सबको इसको पूरे सेंटर पे पॉइंट मास क्रिएट कर, इसको ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तभी होगा जब स्फेरिकल सिमेट्री होगी, वरना आप नहीं कर सकते, इस पे सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते। गॉट इट। तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है अपने पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अब अपने पास, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है 2011 का, मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर प्लेस एट अ डिस्टेंस r, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है r है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है एट अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, जहाँ पे फील्ड जीरो होगा वहाँ बताना है पोटेंशियल क्या आने वाला है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले पता करते हैं कि फील्ड कहाँ पर जीरो हो रहा है, पहले फील्ड कहाँ जीरो है ये पता करते हैं। तो ये m है और ये 4m है, ठीक है। तो फील्ड कहाँ जीरो होगा, जहाँ पे फोर्स जीरो होगा, और फोर्स कहाँ जीरो होगा, इनके बीच में कहीं पर होगा। और इसका मास अगर ज़्यादा है तो इससे दूर होगा, और इसका मास कम है तो इसके पास होगा, तो इस पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा। तो मान लेते हैं इस जगह पर जो पॉइंट आया लाइन ज्वाइनिंग ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, हाँ ठीक है, इस जगह से मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस r माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फील्ड अगर जीरो है तो इसके कारण फील्ड क्या होगा, gm बाई एक्स स्क्वायर, और इसके कारण फील्ड क्या होगा, g4m बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा, है ना। तो gm को काट लो। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या आएगा, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 बाई
आर माइनस एक्स। देखिए कभी भी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर खोलकर ये शुरू मत हो जाना, फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का इक्वेशन मिले स्क्वायर रूट लेना ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है, तो इधर क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो ये 3x, तो x इक्वल्स टू r/3। तो यहाँ से r/3 पर आ गया यहाँ से। पर इन्होंने कहा कि आपको पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल में एक माइनस आता है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स डिनोट करता है। तो माइनस Gm/x, x की वैल्यू इज r/3, और इसके कारण क्या होगा, माइनस G4m/r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2r/3, 2r/3। तो इसको आप सॉल्व कर लो, है ना, आंसर आ जाएगा इसमें से। ओके, तो ऐसे इसको करना है। देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है इस पर। सी इज द राइट आंसर। तो इन्होंने सॉल्व किया है ना, x की वैल्यू r/3 आ गई है, इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पे 9g/r आ जाता है। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर यहाँ से इसको करोगे तो 2 आ जाएगा, है ना, और 2 आने पर इसका एलसीएम सेम है, तो 2 में से 1 गया, 3 हो गया टोटल, 1 नहीं गया 1, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। तो -3Gm/r, और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 9 आ जाएगा, इस आ गया आंसर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल केयरफुल रहना है। तो इससे देखो कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप कर सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये जेई मेंस ही था, AIEEE पहले जेई मेंस के एग्जाम का AIEEE नाम था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर। What is the minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of planet m and radius r in a circular orbit of altitude 2r? Altitude 2r है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो एक प्लैनेट से आपको सैटेलाइट लॉन्च करके एक ऐसे ऑर्बिट में फेंकना है जिसकी रेडियस, देखिए यहाँ से अगर आप ऑर्बिट लेंगे, ऑर्बिट, तो ऑर्बिट की रेडियस क्या आएगी ये देख लो ध्यान से। ऑल्टीट्यूड यहाँ से 2r है, ऑल्टीट्यूड क्या है 2r, तो ये रेडियस है यहाँ से r, तो ये रेडियस क्या हो गई 3r, 3r कैपिटल है ना, स्मॉल r है ये। तो यहाँ पर अगर आप इसको फेंक देते हैं, है ना, यहाँ पे अगर आप फेंकते हैं इसको, तो इस जगह में आने के बाद इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, √Gm/ रेडियस, ये रेडियस, और ये इसका मास मैंने m लिया है। इन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, कैपिटल मास, कैपिटल M है इसका, तो कैपिटल M लिखना चाहिए, इसमें भी कैपिटल M लिखूंगा, ठीक है, और इसका स्मॉल m है। ओके, तो आप यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, इस जगह से लॉन्च कर रहे हैं, तो कितनी एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ही होगी। तो मैं इसको बस V1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब 1 और 2 पर बस एनर्जी कंजर्व कर लेना है, फिर अपने आप ही हो जाएगा सॉल्व। तो क्या लिखेंगे, इस जगह पे U1 प्लस K1 इक्वल्स टू U2 प्लस K2, ठीक है। तो U1 क्या हो जाएगा, -Gmm/r, ठीक है, और ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है कितनी एनर्जी से फेंकनी है वो आपको निकालना है। तो मैं K को K ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, और यहाँ क्या होगा -Gmm/, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3r है, बाई 3r, ठीक है, प्लस, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी Gm/r आता है, वो कैसे आता है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स का होगा, तो mv² r आप लिख दोगे, तो Gmm/r इक्वल्स टू mv² r,
Gmm/r² इक्वल्स टू mv²/r से और वाइटल वेलोसिटी निकल आता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? Gmm/r² इक्वल्स टू mv0²/r। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये दो भी कैंसिल हो गए, तो √Gm/r आ गया। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? √Gm/r का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करके k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इतनी एनर्जी आपको चाहिए, है ना? तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, इसके साथ माइनस रहेगा और कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ऐसे करना है इसको, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देख रहे हो, जेईई मेंस 13 का भी सवाल है ये। देखिए, तो इसी चीज़ को मैंने डिफरेंस में लिख दिया यहाँ पे। डिफरेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना? तो ये क्या है? ये है U2 माइनस U1, और ये क्या है? K2, और ये क्या है? K1। तो यही तो है, इधर चला जाएगा अगर ये टर्म, ये जो माइनस है ये वाला टर्म इधर ही था, देखो सेम ही है ना? और ये क्या है? Gm/r √Gm बड़ा वाला बाय r। r क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्मॉल r, और जिसकी वैल्यू क्या है? 3r। तो इसको आप ठीक कर लेना, ये कैपिटल M होगा और ये स्मॉल m होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, इसीलिए वही आंसर आ जाता है। ओके, तो दिस इज सिंपल वन। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, तो थ्योरी आप समझ लो, बिल्कुल आसान सा है। थ्योरी आप समझिए, कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। ओके, चलो इसको नोट डाउन या समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या है? m और रेडियस r है। उसमें एक स्फेरिकल पार्ट r/2 को रिमूव कर दिया गया। दिस इज रिमूव्ड, है ना? ये रिमूव्ड हो गया। तो बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। यहाँ पर बताना है कितना होगा। ओके, टेकिंग इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो पोटेंशियल। इसका मतलब है कि जो आप फॉर्मूला डिराइव कर चुके हो पहले, उसको डायरेक्ट लगा सकते हो। इसका ये मतलब है, इन्फिनिटी पे रेफरेंस मानकर जो हमने डिराइव किया हुआ था वो सब यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कैसे करें इसको? क्या अप्रोच होना चाहिए? कैविटी वाले प्रॉब्लम करने का मेथड होता है कि इसको दो तरीके से, इसको 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करो। जो कि किस तरह से होगा? एक कंप्लीट होगा ऐसे, कंप्लीट, ओके, और इसमें से आप माइनस कर रहे हो एक छोटा सा पार्ट ऐसे। ठीक है, और आपको निकालना कहाँ पर है? तो आपको निकालना है इस जगह पर, यहाँ पर। तो उसके लिए तो ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, पर इसके लिए यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है? इस जगह से कितने डिस्टेंस पर है? तो देखो, आप r/2 हटा रहे हो, है ना? इसकी रेडियस r/2 है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस भी r/2 हो गई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस r/2 होगी, तो ये r/2 हो गई। आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये जो डिस्टेंस है r/2, ये इसके लिए है। तो यहाँ से आप कितने डिस्टेंस पर लोगे? यहाँ से आप लोगे इस जगह से इस जगह पर निकालना है, यहाँ पर, है ना? इस जगह पर निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है? r/2 एट दिस पॉइंट। तो इसको मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ है। तो दोनों के पोटेंशियल का आपको नेट निकाल लेना है। तो V नेट इज, इसके कारण 1 लिखते हैं और इसके कारण 2 लिखते हैं, तो आप लिखेंगे V1 माइनस V2। अब V1 क्या हो गया? सॉलिड स्फीयर का फ्रॉम द सेंटर जो फॉर्मूला आया था वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, याद है क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -Gm/2r³, ठीक है, r² माइनस स्मॉल r², ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें स्मॉल r की वैल्यू क्या है? r/2। यहाँ पे r/2 रख देना। ठीक है, अब सुनिए, इसके लिए क्या होगा? सेंटर वाला फॉर्मूला, इसके लिए सेंटर। तो माइनस करके एक और माइनस लगाओगे तो वो प्लस हो गया, और सेंटर पे क्या आता है? 3/2
GM/R ये आता है, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा मेथड है, सिर्फ आपको फॉर्मूला सही तरीके से सही जगह पुट करने आना चाहिए, ओके। हाँ, एक और बात, ये जो मास और रेडियस है ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया, पर यहाँ पे तो ये चेंज हो चुका है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको m डैश कर देता हूँ, इसको r डैश कर देता हूँ। तो m डैश की वैल्यू क्या होगी, m डैश की वैल्यू होगी इसमें m डैश है और इसमें m है, ठीक है। तो ये रेडियस कितना है, हाफ, रेडियस कितना है, हाफ। तो अगर उसका क्यूब करोगे, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही है दोनों का, तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसका क्यूब करोगे तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो मास भी मास इज m/8 टाइम्स एंड द रेडियस r डैश इज r/2। तो ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू यहाँ पे डालना है, मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो मैं दिखा देता हूँ क्या आता है इसका आंसर। ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर माइनस रिमूव्ड पार्ट, ये एक्चुअली प्लस का मतलब है ये नेगेटिव मास इसमें ट्रीट किया गया है, नेगेटिव मास। तो बात एक ही है, यहाँ पे आते आते ये प्लस हो गया। तो इसका मास क्या है, m/8 और इसकी रेडियस क्या है, r/2, ठीक है। तो ये माइनस GM/2r³ और ये है r की वैल्यू r/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो A पार्ट आएगा, ठीक है। तो A इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड लेक्चर। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी और रिवाइज की होंगी। मिलते हैं अब अगले लेक्चर पे, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंकिंग यू, अविनाश किशोर, योर एवियन सर। बाय बाय। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।